Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल Billion Education पे। तो जी हाँ, हम जारी कर रहे हैं आपके वन शॉट सीरीज से वन शॉट सीरीज ऑफ योर 10th महाराष्ट्र बोर्ड की हिस्ट्री। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सा ज्ञान हमें इस टॉपिक से लेना है और साथ ही साथ आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे आप स्कोर करेंगे वो भी हम आपको बता के देंगे इस चैप्टर के अंदर। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपना भरपूर प्यार कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें हमें। स्टार्ट करते हैं गाइस सेकंड टॉपिक, हिस्टोरियोग्राफी। जो पहला टॉपिक भी था, लेकिन ये कौन सा दोस्तों? इंडियन ट्रेडिशन। तो इंडियन ट्रेडिशन दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे ये समझिए। पहले तो हम लोग बात करेंगे, यहां पे 3 पार्ट में बांट दूंगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं, इसे अच्छे से कर लीजिए। पहला सबसे पुराना वाला कि इंडिया में पास्ट में हम लोग कौन सा फॉलो करते थे, एंशियंट। एंशियंट के बाद जो बात होगी वो होगी मिडाइवल की, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं मुगल एरा और दिल्ली सल्तनत की बात होगी। और उसके बाद होगा मॉडर्न। अब मॉडर्न में भी दो है, एक है प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग रब करके थोड़ा यहां लिख लेते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस, इसमें आप पाओगे कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स हैं वही लोग हिस्ट्री लिखेंगे, तो वो हमारे बारे में खराब बातें बताएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप नए नए थॉट पाओगे, वो अलग कहानी होगी। मिडाइवल में आपके दो होंगे, दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल्स। अब एंशियंट में क्या होगा दोस्तों, इसमें जब बोलना सीखे लिखना सीखे वो सबसे रिलेटेड होगा। ये टॉपिक इसी तरह जाता है, आप मेक श्योर करें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरी सारी चीजों का, हिस्टोरियोग्राफी का। और ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया। और एक चीज दोस्तों, अब इसमें आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि हम लोग बातें तो इसमें मॉडर्न वालों की ही करेंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और जो फॉलो करेंगे वो होगा एंथ्रोपोसेंट्रिक, जो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, उसी के बारे में बात होगी दोस्तों। यहाँ पे अच्छी बुकें सिर्फ ली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बायस्ड बुकें थी जो मतलब बातें फेक के बताते थे, तो वो नहीं ली जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट है वही ली जाएंगी। तो ये है हमारा टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। So historiography in the ancient period. In the ancient India, memories of the great deeds of ancestors, पुराने जो हमारे लोग थे उनका, and mythological lores and memories of social transitions were preserved through recitation, मतलब याद करके रखते थे। तो यहाँ पे जो हमारा माइथोलॉजिकल लोर से मतलब जो वीर गाथाएं थी, जो उनके बोलते हैं ना कि उनके दादा दादी ने या उनके जो परदादा थे या जो उनके कुल वंशज थे, वो लोग ने बहुत ग्रेट काम किया था, उन्होंने पूरी कॉलोनी बसाई थी। तो ऐसे जो भी चीजें हो, जो स्टोरी बेस्ड हो, उनको लोग याद करके रखते थे और फिर अगली जनरेशन को कैसे बताते थे? मुंह से बताते थे। ठीक है। द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना, इज नोन टू इंडिया एज अर्ली एज थर्ड मिलेनियल बीसीई। थर्ड मिलेनियल मतलब क्या? बीसीई मतलब 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा। और आज से जोड़े तो हम लोग 2023 ऐड कर दीजिए इसमें, इतने साल पहले की बात हो रही है। लिखना सीख लिए थे हम लोग जनरली, अभी तक हम लोग को इतना पता है। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट्स, अच्छा बट ये आगे करते, नो वन हैज येट बीन एबल टू डिसाइफर द राइटिंग ऑफ दैट पीरियड। क्योंकि आप लोग को बता दें, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी कहानी,
इसे हम डिलीट कर दें, ये आपको दे दिया जाए, चलो ये दे देंगे आप लोग को हम लोग नोट्स के हिसाब से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी या इसी पे को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसमें जो लिखा गया है गाइज, अगर आप लोग यौगिक पुरुष देखेंगे जो ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे और टाइगर विगर आजू बाजू में है, तो उस टाइम पे जो चीजें लिखी गई थी ना, हमें आज तक पता नहीं चला है। पता जा बोलते हैं ना कि जो क्या लिखे हैं, व्हाट दे हैव रिटन, पता नहीं जी कौन से भाषा में वो लिखे हैं, हमको पता नहीं चल पा रहा है। सो नो वन हैज डिसाइफर्ड। So the earliest known written document found in India are in the form of inscription. Inscription क्या होता है दोस्तों? दीवार पे, रॉक्स पे, पिलर्स पे कुछ चीजों को लिख देना। मैंने बताया था लास्ट टाइम, फर्स्ट लेक्चर याद करिए आप लोग कि वहां पे हम लोग खोद खोद के लिख देते हैं। The first known specimen of writing was found on the rock inscription and stone pillars dated back to 3rd century BC। ये बात है जो बोलते हैं मौर्यन एम्पायर के रूल की बात है। और उसमें भी बात करें तो रॉक हो गया मतलब ऐसे चट्टान है, इसी के ऊपर लिख दिया गया कि अशोक हैं ये। ऐसे बहुत सारे पिलर्स थे, उन पिलर्स के ऊपर भी ऐसे 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 लिखा गया है। ऐसे बहुत सारी जगहों पे लिखा गया और ये मौर्यन एरा में थे। मौर्यन एरा की स्टार्ट अलग आदमी ने की थी, लेकिन जो फेमस किए थे वो थे अशोक। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन बिगिन टू अकर ऑन कॉइन्स, मेटल्स, metal images and sculptures and copper plates from 1st century CE। अब 100 साल, ये 300 साल पहले थे, उसके पहले की 3000 साल की कहानी आप लोग को याद है, लिखा गया था यहाँ पे भी, लेकिन ये पता नहीं चला। 300 साल वाला है लेकिन रॉक पिलर पे था, लेकिन कॉइन पे कब? 100 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है। स्कल्पचर्स क्या होते हैं गाइस? छोटे छोटे, जैसे अगर मेरी ही मूर्ति बना दी जाए तो वो मेरा स्कल्पचर है। 3D आर्ट जब बनेगा ना उसे स्कल्पचर बोलेंगे, और जब आर्कियोलॉजी मतलब जब बिल्डिंग बनेंगे तो उसे बोलेंगे आर्किटेक्चर। फर्क याद रखिए, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और फिर आपको मेरी ही स्टोरी याद आएंगी आपके एग्जाम में कि सर तो बोला करते थे ऐसी बातें, लिख देते हैं। लिख दीजिए, टीचर अपने पोते पोतियां जो साइन करते हैं बोलेंगे बोलेंगे देखिए गुप्ता जी क्या लिखा है बच्चे ने, इतना अच्छा पेपर लिखिए आप लोग। दे डिपिक्टेड डेट्स ऑफ किंग्स, मतलब राजा कौन से डेट में थे। दूसरा, डायनेस्टी जीनियोलॉजीज, मतलब क्या कि एक के बाद एक कौन सी डायनेस्टी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौर्यन के बाद भी थोड़े थोड़े, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि ना शिशुनाग थे, नाग डायनेस्टी थी, इसे नंदा डायनेस्टी थी, इसके बाद हम लोग की जो है मौर्यन एम्पायर, तो ऐसे बहुत सारे डायनेस्टी थी। तो उस पे नाम लिखते थे कि ये गुप्त पीरियड के, गुप्ता राज के ये इतवे राजा हैं, गुप्त विश्वगुप्त टू या ऐसे कुछ करना करके लिख दिया जाता था। तो जीनियोलॉजी। टेरिटोरियल एक्सटेंट कहां तक था? पूरा भारत था। और आज का भारत तो आप लोग जानते हो कि इंडिया जो उस वाले इंडिया से डिफरेंट था। तो टेरिटोरियल कितना बड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम, कि यहां पे जैसे आज कौन लिखता है आपके नोट पे, साइन किसका है? गवर्नर ऑफ इंडिया का, आरबीआई। उस टाइम पे ऐसे ही जैसे आज साइन कर देते तो कोई बोलेगा कि अरे उस टाइम पे गवर्नर ऑफ, आज के जमाने में अगर हमसे कोई आगे पहुंच जाएगा 100-200 साल, बोलेंगे यार उस जमाने में गवर्नर ऑफ इंडिया साइन करते थे। फिर ऐसी भाषा लिखी जाती थी, पूरा अपना नोट देखिए वही सारी चीजें। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये भी लिखते थे। एम्पायर्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फमाइंस, ये सब सारी चीजों के बारे में लिखा जाता था। सोचिए फमाइंस क्या होता है गाइस? सूखा, जब बारिश ना हो और खाने को ना मिले। तो ये पार्ट डन होता है हमारा। रिटन सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर मतलब किताबें, बुक्स, हिस्ट्री की। एपिक्स लाइक, बहुत फेमस हमारी, इसको कर देते हैं हम लोग, रामायण, महाभारता या महाभारत बोलते हैं, एंड रिटन पुराण। तो आप लोग नहीं बोलते वेद पुराणों में बोला गया है इस तरह से। ये 3 हमारे पुराने रिटन डॉक्यूमेंट हैं। पहले पुराने सबसे, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, तो उस टाइम पे जो हमारे इंडियन बुक लिखने वाले थे। बुद्धिस्ट एंड जैन रिलीजियस टेक्स्ट,
तो ये सब तो रियली पुरानी इंडिया से रिलेटेड था, इनसे कोई रिलीजन मत जोड़िएगा गाइस, क्योंकि ये महाकाव्य हैं और ये रियलिटी भी कहीं कहीं डिपिक्ट करते हैं उस जमाने की, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग कपड़े पहनते थे वो इसमें मिलता है वैसा। लेकिन ऐसे ही जो धर्म वाइज बात करें, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोगों ने कुछ किताब लिखी थी, कुछ जैन धर्म को फॉलो करने वालों ने किताबें लिखी थी, वहां से भी मालूम पड़ता है कि अच्छा पुरानी सोसाइटी ऐसी थी। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से हम लोग को मिल रहा है, तो ये हो गया ट्रैवल लॉग बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो क्या होता था हमारे प्यारे से भारत में गाइस, ये हम लोग हमेशा साउथ का ड्रॉ करता हूं, अदरवाइज मैं पूरा इंडिया ड्रॉ करके भी आप लोग को एक दिन दिखा दूंगा, जस्ट आप लोग लाइव लेक्चर्स में आना शुरू करिएगा। तो बहुत सारे लोग चाइना से, ईरान से भारत की तरफ आगे बढ़ते थे। तो जब आते थे ना, तो जैसे फाहीन हो गए, ये सब लोग आते थे तो लिखते थे कि जैसे कि सो कॉल्ड इंप्रेशन झाड़ना होता है ना हमको, कि अरे मेमोरी हम बनाते जाते हैं कि यादें हैं भाई, ये लम्हे हैं जो मैंने उनके साथ बिताया था, तो ये भी लम्हे जो बिताते हैं उसको लिखते जाते हैं आज। लेकिन देखिए वो लम्हों का हमको फायदा होता है कि ये लोग जब लम्हे जुटा रहे थे तो हमको उस टाइम के इंडिया के बारे में पढ़ता है, वही तो हमारा हिस्ट्री है, वही तो पढ़ना है। नो डाउट चेक करना पड़ेगा कि ये बातें सच है या झूठ। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंशियंट रिटन सोर्सेस। क्या हमको इंफॉर्मेशन मिला है? पहले डेट्स एंड द रूल ऑफ वेरियस किंग डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, पॉलिटिकल इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये इंफॉर्मेशन मिली थी। दूसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोसाइटी क्या अमीर गरीब, कास्ट में, रिलीजन में ऐसे बटी हुई थी या एक थी, तो वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। वहां का मौसम कैसा था, मौसम तो मस्ताना होता है, फमाइंस थे या नहीं थे, ये सब के बारे में पता चलता है हमको। हर्ष चरित, बायोग्राफी ऑफ किंग हर्ष, हर्ष के नाम से आया दोस्तों हर्ष चरित, जहां पे हर्ष के बारे में लिखा जाएगा। रिटन बाय बनबटा इन द 7th सेंचुरी सीई, मतलब जीसस के बर्थ के 700 साल बाद लिखी गई थी। पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर, उस टाइम की सोसाइटी के बारे में कुछ हम लोग बोलते हैं ना, रियलिस्टिक इमेजेस बता देता है कि ऐसी सोसाइटी थी, लोग ऐसे कपड़े पहनते थे और बड़ी शरारत करते थे। वी गेट टू नो अबाउट सोशल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग हर्षास रूल। तो ध्यान रखना कौन सा पहले, सोसाइटी, सोशल, रिलीजन और कल्चर, ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही लिखिएगा। ऊपर वाले पॉइंट में आप लोग क्या, किंग की डायनेस्टी, उसका पॉलिटिकल इवेंट, फिर उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जीनियोलॉजी, ये सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नीचे कल्चर, सोशल लाइफ, ये सब के बारे में। हो गया आपका ये आंसर। अब कल्हाना, दैट इज कल्हाना, नॉट कलआना, कल्हाना। कल्हाना में के है तो ध्यान रखिए कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखे हैं। अब ये 12th सेंचुरी के बारे में, कौन सी, ये 12th सेंचुरी मतलब 1200 आफ्टर जीसस, कॉमन एरा। बुक का नाम क्या था, राज तारंगिनी। कल्हाना ने लिखी राज तारंगिनी अबाउट कश्मीर। तो कश्मीर के बारे में मालूम पड़ता है। स्टाइल ऑफ राइटिंग रिजेंबल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कौन से ऐसे, मतलब ये क्या करते हैं, इनकी जो लिखने की टेक्निक थी ना दोस्तों, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, जो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ेगी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी सच से रिलेटेड होना चाहिए, ह्यूमन इवेंट से रिलेटेड होना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज्ड होना चाहिए। तो इनकी बुकों में वही सारी चीजें मिलती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन करके तब लिखा था बुक, तो अच्छी बुक थी। द बुक वॉज रिटन आफ्टर, देखिए क्रिटिकली एग्जामिनिंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शन, अब बता चुका हूं इसके बारे में, कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो चीजें अगर समझो उनसे, जब ये लिख रहे थे कल्हाना, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें जूनी हो चुकी थी, उनके बारे में भी पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कि कुछ मूर्तियां पुरानी हो चुकी थी, फिर भी उसके बारे में पता करते थे कि कौन से एरा का, ऐसी सारी चीजें। डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स मतलब जो किंग था, किंग के उसमें जाके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब पढ़ते थे, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें थी। एंड लोकल ट्रेडिशन, वहां के लोग क्या करते थे। आप लोगों को पता है कि नहीं है, जो इंडिया था, जब दिल्ली सल्तनत मुगल आए, जब इस्लाम आए भारत में, तब ये मेजॉरिटी मुस्लिम हो गया और हमारे हिंदू माइनॉरिटी हो गए। लेकिन जो किंग था वो हिंदू था, तो वो माइनॉरिटी वाज रूलिंग ओवर द मेजॉरिटी। लेकिन उससे पहले बात करें तो इंडिया में क्या रहा होगा, कश्मीर में जरूर
हिंदुइज्म था, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ पे मालूम पड़ता है, लोकल ट्रेडिशन। जैसे कौन सी डिशेस खाते हैं आप मुझे बताइए, कश्मीर की कौन सी डिशेस बहुत फेमस है? हलीम, आई डोंट नो, बहुत फेमस होता है यार, यूट्यूब पे देख के बहुत मजा आ जाता है। नेक्स्ट, अ कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट मतलब जैसे आप लोग प्लेट नहीं देखें कॉपर की, उस प्लेट पे लिखा गया था कुछ कुछ। अब सोहगौड़ा, अब उसमें भी कौन सा, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में भी सोहगौड़ा। अब ये जगह कहां पे थी गाइस? ये यूपी के गोरखपुर में थी। गोरखपुर से बहुत लोग बिलोंग करते होंगे। इट इज बिलीव टू बी फ्रॉम मौर्यन पीरियड विथ इंस्क्रिप्शन इन, कौन सी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लिखा किस में जाता है तो उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, जिस लैंग्वेज में बोला, जो इसमें बोला जाता है उसे बोलते हैं लैंग्वेज। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, मौर्यन एरा का था, गोरखपुर में मिला था, और इसको क्या जगह का नाम था? सोगौड़ा कॉपर प्लेट। द सिंबल्स इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट आर इंडिकेटिव ऑफ ट्री। तो पेड़ दिखा रहे हैं भैया, पहले तो माउंटेन भी दिखाए हैं, एंड स्ट्रक्चर विथ 4 पिलर्स एंड अ ग्रेनरी। 4 पिलर का एक स्ट्रक्चर ऐसे जो बनाया गया है, और ग्रेनरी मतलब जहां पे जो हमारे ग्रेन्स हैं उसे स्टोर किया जाता था। तो 4 चीजें, ट्री, माउंटेन, 4 पिलर स्ट्रक्चर, और लास्ट हमारा ग्रेनरी, इसके अंदर दिखाया गया था। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अ रॉयल ऑर्डर अबाउट केयरफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स इन द ग्रेनरी एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द टाइम्स ऑफ फमाइन। तो जैसे आज की जो हमारे फ्री राशन कार्ड की शॉप्स है ना, जहाँ पे राशन बचता है गरीब लोगों को, तो ये लोग भी वही ध्यान देते थे कि जो गरीब है उनका नुकसान ना हो, मज्जानी लाइफ, गुज्जू की लाइफ, ये सबको हम लोग बोलते ना कि ये हम लोग सब लोग को दे पाए। तो ये रॉयल ऑर्डर था, राजा खुद बोलता था कि ऐसा होना चाहिए, सही तरीके से बांटिए। और हमको जब सूखा आ जाए, जब खाना न रहे, बारिश ना हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया था। ये सब कहाँ था? तो घोड़ा कॉपर प्लेट में। अब आते हैं मिडिवल। गाइस मिडिवल मतलब किससे रहेगा? मुस्लिम से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड। अब पहले आते हैं जियाउद्दीन बरानी। इनकी बुक का नाम था तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह एक राजा थे दिल्ली सल्तनत के, तो इसको क्या लिखे ये लोग? फिरोज शाही। ही स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो इन्होंने अपनी बुक में क्या बोलते हैं, एक हिस्ट्री क्यों लिखी जानी चाहिए। दूसरा, इन हिज ओपिनियन इट इज नॉट इनफ टू रिकॉर्ड अ रूलर्स वेलर एंड वेलफेयर पॉलिसीज। क्या बोलते हैं कि एक राजा कितना बलवान था, कितने हाथे घोड़ी का ताकत था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ वो क्या पॉलिसी लाए, मतलब हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे, या फिर सोसाइटी में कास्ट को खत्म कर रहे थे, या फिर इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री इसके बारे में नहीं होनी चाहिए। हिस्टोरियन शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग। ओहो ओहो ओहो, अज ना ना ना, रूलर के फेलिंग के बारे में लिखना है कि राजा फेल कहां हो गया, एंड रॉन्ग पॉलिसीज विच रिजल्टेड इन हिज फेलियर। तो जो पॉलिसी गलत थी उसके बारे में भी लिखे। सोच रहे हैं आप, हो जाएगा अगर ऐसा कोई कर देगा तो। लेकिन इन्होंने बोला, बोला, ठीक है, ही वॉज बोला, दैट्स व्हाई ही बोला। He should write about impact of teachings of the wise, learned and sense on the culture of the cultural life of the people। तो पहला पॉइंट था कि वेलर इलर के बारे में मत लिखो। दूसरा, फेलियर्स के बारे में, रॉन्ग पॉलिसी जिससे उनका इम्पैक्ट गलत गिरा वो भी गिरी। थर्ड, लर्न मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनका जो लोगों की कल्चरल लाइफ पे, जो उनके खाने पीने के तरीके, उठने बैठने के तरीके पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में भी लिखिए। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि क्या थे ना गाइस, ये जियाउद्दीन बरानी जो थे, आई एम नॉट श्योर, बट जो औलिया थे, औलिया के भक्त थे, तो इसलिए बोलते थे कि इनके बारे में लिखे, क्योंकि ये राजा के अलावा सोसाइटी को और कौन चलाता है? जो हमारे पीर फकीर लोग होते हैं, वैसे लोग भी चलाते हैं, तो उनके बारे में भी लिखिए हिस्ट्री में। अब आते हैं बाबर। बाबर का बेटा वॉज हुमायूं। इनका जो बुक का नाम था तुझके बाबरी, बुक का नाम है।
बाबर डिस्क्राइब्ड बैटल्स फॉट बाय हिम, तो ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ही रोट हिमसेल्फ। आप कल को राजा होगे तो आप भी अपने बारे में लिखोगे, अपनी बायोग्राफी लिखोगे, तो वैसे ये भी लिखे। बैटल्स फॉट, पहला तो जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी। ही रिकॉर्डेड द मिनट ऑब्जर्वेशन अबाउट वेरियस रीजन्स एंड सिटीज ही विजिटेड, तो ये बंदा जहां जहां जाता था वो सिटी की खासियत, वो जगह की खासियत भी लिखते थे। वी ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमी, कस्टम्स एंड द फ्लोरा। फ्लोरा मतलब पेड़ पत्तों के बारे में, तो ध्यान रखना फौना मत लिख देना, मतलब क्या होता है एनिमल। जगहों के बारे में लिखा तो वहां के इकोनॉमी मतलब क्या, वहां पे मार्केट में क्या करते हैं लोग, वहां पे देसी गुजिया बनाते हैं, करंजी बनाते हैं, वो खाते हैं, या फिर शराब बेच के पैसा कमाया जा रहा है, तो वो इकोनॉमी कैसे चल रही है, एग्रीकल्चर कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, तो वो सब के बारे में लिखते थे। साथ ही साथ वो और क्या बताते थे, कस्टम्स की रूल्स, लोग क्या, कस्टम्स क्या होता है guys? जैसे जो रूल हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि घर में चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए, जो मंदिर की जगह वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, बहुत प्योर पायस हो गए तभी आप जाइए और भगवान के पैर पड़े, तो ऐसे सब जगह का जो कस्टम फॉलो होता है कि शादी किसके किससे, तो ये सब के बारे में भी लिखते थे ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लोरा के बारे में भी लिखते थे। आगे अबू फजल, ये पीएम थे किसके, द ग्रेट अकबर के। अकबर किंग क्योंकि इनका राजपाट बहुत बड़ा था। अब बुक का नाम इसलिए इन्होंने क्या रखा, अकबरनामा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज हिस्टोरियोग्राफी, मतलब इसमें क्या इनकी खासियत थी, एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जो सही डॉक्यूमेंट्स उसके बेस पे पहली बात तो इन्होंने स्टोरी लिखी। दूसरी स्क्रूटिनी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रॉस चेक किया उस चीज को, पहली बात तो डॉक्यूमेंट सही सही उठाए और क्रॉस चेक करें उसको भी। इज मेथड इज डिवॉइड, डिवॉइड मतलब वहां पे वो चीज एब्सेंट है, ऑफ प्रिजुडाइस एंड हेंस रियलिस्टिक। प्रिजुडाइस मतलब क्या होता है गाइस, समझो अगर मैं इस्लाम धर्म का हूं तो मैं इस्लाम धर्म के बारे में अगर मैं फॉलो करता हूं, इस्लाम बहुत डाई हार्ट फैन हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस्लाम से रिलेटेड थोड़ी बायसनेस दिखाऊंगा कि इस्लाम बहुत प्योर पाइस था, सब चीज अच्छा हुआ। सेम गोज फॉर हिंदुइज्म, अगर मैं प्रॉपर हिंदू एकदम बोलते हैं डाई हार्ट हिंदू तो मैं मेरे मन में हमेशा हर चीज सही होगी रिलेटेड टू हिंदुइज्म। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसा कोई भी प्रेजुडाइज नहीं रखा, और इसलिए इनकी बुक कैसी हो जाती है, रियलिस्टिक, रियल है, सही है, यथार्थ से रिलेटेड है। कैसी है राइटिंग, अरे बात सही आ रही यार, एकदम गजब। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीचर ऑफ, फीचर मतलब कैसे ऊपर ऊपर से अगर हम बात करके मुस्लिम हिस्टोग्राफी कैसी थी, तो ये फीचर हम लोग को देखना पड़ेगा। द मुस्लिम हिस्टोरियंस इन मिडिवल इंडिया वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। अरेबिक मतलब सऊदी अरेबिया वाला जोन, पर्शियन मतलब उसके बाजू में सटा हुआ ईरान, और ये हमारा प्यारा सा भारत। तो पर्शियन मतलब एक ईरान से इन्फ्लुएंस था और अरेबिक से इन्फ्लुएंस था, तो ये लोग किसको कॉपी करते, मतलब किसके राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे, हमारे इंडिया वाले, इन दो के ज्यादा था। द लॉयल्टी एंड इलोक्वेंस इन प्रेजिंग द एम्परर इज रिफ्लेक्टेड इन हिस्टोरियोग्राफी। तो मतलब चाटुकारिता करते थे, बकेटिंग जिसको बोलते हैं ना, कि वल्लाह ये राजा जो है वही सबसे ग्रेट है, मजेदार राजा है यार, क्या पैसे बांटता है एकदम, बोलते हैं ना शान शौकत में हमेशा रखते हैं लोगों को, जो बंदे बाहर से आते थोड़ा जहाँ बहुत ज्यादा, जितने उनकी औकात नहीं थी उससे ज्यादा उनके बारे में बता देते थे, तो समझ फेवर करते थे। ऐसा पाया गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पाया गया। द प्रैक्टिस ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि ये दिल ना होता तो क्या होता, ये आरजू होती तो क्या होता, ऐसे मतलब पोएटिक कोट भी कर देते थे ये लोग, और इस तरह से हिस्ट्री भी लिखते थे। तो ये सब था हमारा किससे रिलेटेड, मुस्लिम हिस्टोरियोग्राफी से। अब आते हैं बखार, उसी टाइम की गाइस, ये मिडिवल पीरियड का ही है, जो ये महाराष्ट्र और इसके आजू बाजू के जोन में फॉलो होता था। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये मिडाइवल की ही बुक है। तो बखार है, बखार में क्या होता है, बखान करना, उसके बारे में मतलब लिखना
कि ये राजा ऐसे थे, ये रानी वैसी थी, इनकी लड़ाई करने का तरीका ऐसा था, तो बखार बोलते थे उनको। सो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन यूलॉजीज of the heroes and stories of historical events, battles and lives of the great man। तो देखिए, ग्रेट राजा, ग्रेट उनके लड़ाइयाँ, ग्रेट उनका जो एटीट्यूड था, तो उनके बारे में जब लिखा जाए तो उसे बोलते हैं बखार। तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट पर्सन, उनका इन्फ्लुएंस आज तक है, तो उनके वैलर के बारे में, उनकी जो लड़ाइयाँ थी उनके बारे में जब लिखा जाए तो बोलेंगे इट इज अ बखार। ठीक है। टाइप्स ऑफ बखार, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग, इसके बारे में भी लिखा था। हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, इसके बारे में भी बखार लिख सकते हैं। बायोग्राफीज ऑफ अ किंग्स, ये भी इस पे भी लिख सकते थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इस पे भी बखार लिखा जा सकता था। डायनेस्टिक हिस्ट्री मतलब जो डी कर लेना, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, डायनेस्टिक हिस्ट्री और किंग, ये तीन आपके एक साथ हो जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट मतलब किसी ग्रुप के बारे में लिखना, जैसे होलकर्स के बारे में लिख देना, तो ऐसे। ठीक है। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग पहला पॉइंट लिख दोगे आप लोग, फिर बायोग्राफीज ऑफ किंग का दूसरा, और जब किंग है तो उसके डायनेस्टिक हिस्ट्री भी होगी और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी आप लिख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी रिगार्डिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब तकलीफ, अगर किसी ग्रुप को कोई तकलीफ थी तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि ऐसे तकलीफ थी तो राजा ने ऐसे इसका निदान किया, वैसे वाली चीजें। बेस्ड ऑन माइथोलॉजी मतलब जो कहानियों के बेस्ड पे, द ग्रेट कहानियों के बेस्ड। ठीक है। तो किंग से रिलेटेड 2 पॉइंट लिख दोगे आप लोग, उससे रिलेटेड डायनेस्टी, और डी से और एक हमारा आएगा जो था डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। ये 4 चीज हो गए। तो इसके बाद बचे सेक्ट, फिर आपके ग्रीवांसेस, और लास्ट नॉट लीस्ट माइथोलॉजी। हो गया आपका, इस सब पे हम लोग बखार लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्रॉनिकल्ड इन दी बखार, तो बहुत सारे अब एग्जांपल आएंगे, इस पे प्रॉपर आप लोग के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि बखार के बारे में लिखिए। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन देख रहा हूँ कि हमारा रिकॉर्डर चालू है दोस्तों। ठीक है, चालू है, अदरवाइज बहुत बार पोपट हो जाता है वीडियो, हम बोलते रहते हैं वीडियो बनती नहीं है। सभासदांची बखार, सभासद बखार। अब ये सभासद है तो लिखे रिटन बाय दी सभासद, देखिए कृष्णा जी अनंत सभासद ने लिखा था, और किसके बारे में लिखा था? द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था। भाऊ साहेबांची बखार, अब इसमें किसका था? बैटल ऑफ पानीपत के बारे में था। अब पानीपत से एक और याद रखिएगा, पानीपतची बखार, तो ये इवेंट है पॉलिटी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल ऑफ पानीपत था। और बट अब लास्ट आते हैं होलकरांची कैफियत। कैफियत मतलब उनका जो हुजूम था, आगे जो वैसे आगे बढ़ते थे, जो लड़ाई थी, जो उनकी ग्रेट वॉलर थी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट होलकर। तो होलकर मालूम है आप लोग को, मराठा के एक सब ग्रुप थे, एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू मराठा रूल। तो होलकर्स के बारे में लिखा गया था, और उनका कंट्रीब्यूशन मराठा किंगडम को बढ़ाने में या घटाने में कितना था, इसके बारे में भी लिखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 टाइप के हैं, 1 2 3 4। नाउ इज द टाइम टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न, तो एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, अब आ रहे हैं मॉडर्न वाले। ओके। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन स्टार्टेड इन द ब्रिटिश रूल, तो आप लोग को बता दूं, चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। देखिए आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? धरती के नीचे जो सच्चाई, जो जो हमारा किंगडम छुपा हुआ था, उनको खोद के पता करना शुरू करिए। आप लोगों को पता है कि नहीं, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा धरती के नीचे छुपा पड़ा था, ऐसा समझे आप लोग? तो इसका एक्सकवेशन मतलब खोद के निकालना। अब ये क्या चाहते थे बताए तो आप लोग को, ये हमारी हिस्ट्री को एनरिच नहीं करना चाहते। आप लोग सोचेंगे हमारी पुरानी चीजों के बारे में पता होगा, और मालूम है कि नहीं, हिस्ट्री से पता चलता है। अगर समझो कि मुगल्स, हम लोग मंगोल करके हैं, मंगोलियंस, द ग्रेट गेंगिस खान, पता है आपको, या चंगेज खान, इन्हीं को बोलते हैं। मंगोल को उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वहां से उसको रशिया भी दबा रही है, नीचे से चाइना भी दबा रही है, तो वो लोग को क्या, अभी वो लोग का वजूद नहीं रह गया।
लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि जो मोटिवेट करते हैं इंडिया भी उनमें से, कि आप सोचिए आपके गंगेज खान वहाँ से निकलते थे जिन्होंने बड़े बड़ों को पानी चढ़ाया था, मतलब पानी चटा दिया था वो लोग को, ऐसे थे ग्रेट। तो आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप उन्हीं के ब्लड लाइन हो, आपको क्या डरना, आप जिंदगी में आगे बढ़िए, ऐसे मोटिवेट करते हैं। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है। वहीं पर अगर जिसकी हिस्ट्री दबी रहती है, मतलब जिसको बहुत सताया गया, तो वो क्या फील करते हैं कि हमारे बाप दादाओं को दबाया गया था, हम बदला लेंगे। तो जो भी हो, हिस्ट्री के बेसिस पे लोग मोटिवेट होते हैं कोई ना कोई चीज करने के लिए। तो अब ये जो हिस्ट्री हमारी निकाल रहे थे ब्रिटिश वाले, तो इनका ये मुद्दा नहीं था कि हमारे को हमारी हिस्ट्री के बारे में देंगे और बता के देंगे और हमको मोटिवेट करेंगे और हम अपने आप जिंदगी आसानी से जिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चाहते थे हमको इसी इंफॉर्मेशन को और यूज किया जाए और हमको दबाया जाए, ताकि इंडियंस का जितना ज्यादा पता चलेगा उतना ज्यादा हम उन पर राज कर पाएंगे। तो और दूसरी बात, दौलत जायदाद मिली तो वो लेके हम लोग वापस कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, अपने घर पे, मुल्क को जाए ना, मुल्क को, ठीक है। चलो, तो ये चीजें अपने को याद रखना है। मेनी ब्रिटिश ऑफिसर्स, ऑफिसर मतलब उनके ऑफिसर वाले, रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। देयर राइटिंग शोड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ colonial policies of the ब्रिटिश। तो मतलब ये जो भी चीज लिखते थे ना गाइस, तो इसमें ना जो हम पे राज किया था वो सच अच्छा किया था, मतलब वो बेहतरीन बनाने के लिए। हम लोग अनसिविलाइज्ड लोग थे, हम लोग गाली गलौज करते थे, हम लोग मार काट करते थे, हम लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, हमको इंग्लिश बोलने नहीं आती थी, हमारा धर्म अच्छा नहीं था, हमारा कल्चर। तो मतलब क्या करते थे, हमको ना डिस्क्रिमिनेट करते थे नीचा दिखाने के लिए। तो वो क्या था, इन्फ्लुएंस था कि ब्रिटिश वाले आए हैं, वो आपको बेहतरीन करने के लिए आए हैं, आपको कल्चर को सुधारने आए, आपके रिलीजन को सुधारने, आप लोगों को सुधारने आए हैं। अदरवाइज वी वर लाइक गुज्जू लाइफ, मजानी लाइफ जी रहते हैं अपन, मजे से रहते हैं दोस्तों। अपने इधर 300 दिन धूप गिरती है तो अपन काय को कपड़ा पहनेंगे। तो वैसी सारी चीजें थी। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे लिखते वक्त कि देखिए ये अनसिविलाइज लोग थे, यहाँ पे ब्रिटिश के ऑफिसर है तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो इस तरह से ये लोग हिस्ट्री लिखते थे। Their writing display an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture। 20th सेंचुरी का जो है पूरा है ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो जो हिस्ट्री है वो उसी अकॉर्डिंग लिखी गई। एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, जैसे कि आप ठीक है, आप बुक लिख रहे हो कि चलो हम लोग ऐसे थे, लेकिन आप ये बताए कि इंडिया अनसिविलाइज्ड कैसे था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। फिर आपका राज करना कैसे सही था, ये सब सारी चीजें नहीं बताएंगे ये लोग। चलो, ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट इंडियन हिस्ट्री। एक सेकेंड टाइम देख लेते कितना, चलो ठीक है, आधा घंटा हो चुका। पहला आता है जो ऑफिसर्स जो लिखे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, पहला आता है सर अलेक्जेंडर कनिंगम, और ये हमारे डायरेक्टर जनरल थे फर्स्ट वाले, किसके, एएसआई के, दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। नंबर ऑफ एंशियंट साइट्स वेर एक्सकवेटेड, बहुत पुरानी साइटों को जो था, जगहें थी, उनको खोदा गया था। और वो जगह कौन सी थी जिनका मेंशन किया गया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो उन चीजों को खोदा गया कि उन्होंने बताया कि एक जगह सिटी थी हड़प्पा में करके, हड़प्पा में एक सिटी थी, तो उसको खोद के वो लोग ने निकाला, जहां जहां मेंशन किया था जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में थे उसको खोदा उन्होंने। सर जॉन मार्शल, और ये बंदा था जिसने हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, इन्होंने खुदाई करवाई थी। इट प्रूव्ड दैट इंडियन सिविलाइजेशन डेटेड बैक टू थर्ड मिलेनियल बीसी, मतलब 3000 साल बीसी का था। अदरवाइज जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था, हम लोग क्या सोचते थे हमारी हिस्ट्री 1000 साल से स्टार्ट होती है थ्रू आर्यंस। जो आर्यंस ने बुक लिखी थी, बोलते क्योंकि उसके पहले का रिकॉर्ड ही नहीं था ना हमारे पास, तो हमको लगता था हमारी हिस्ट्री आर्यंस से ही शुरू है। जेम्स मिल, जॉन मार्शल का नाम याद रखना क्योंकि सब लोग का गाइस क्या इंपॉर्टेंट काम किया था वो याद रखना है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक का नाम था। द फर्स्ट बुक रिटेन ऑन द इंडियन हिस्ट्री बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, तो पहला ऐसा बुक लिखा गया जो ब्रिटिशर्स ने लिखा था लेकिन इंडियन हिस्ट्री के बारे में था, तो वो था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देख रहे हैं आप, घमंड, ब्रिटिश इंडिया बोल रहा है, इंडिया नहीं ब्रिटिश इंडिया। देंगे इनको भी आड़े हाथों लिया जाएगा, देखिएगा टाइटल चेंज होकर आगे इंडिया आ जाएगा। 3 वॉल्यूम मतलब 3 किताबें थी ऐसी। पब्लिशेड इन 1817, इट लैक्ड ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कुछ भी नहीं था, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, भुला मतलब घुमा फिरा के सब वही कि ब्रिटिश राज बहुत बेहतरीन है, जन्नत की सैर करा के देंगे इनको। और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, आप देख रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिए हैं,
ब्रिटिश इंडिया हटा दिए। अब एल्फिंस्टन रोड आप लोग मुंबई में जानते होंगे, तो ये देखिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, नाउ मुंबई हो गया इसका। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1841। वो पिछला वाला कब हुआ था? द ब्रिटिश हिस्ट्री कब हुआ था? 1870 में। देखिए इनकी बैंड बजा दी थी, अब ये सुधर गए थे। ग्रैंड डफ, ही वॉज रियली अ डफ, बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा इसमें, 3 वॉल्यूम में लिखा, 3 किताबें निकली, लेकिन इट शोड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। हमारी पुरानी सारे बाप दादाओं की चीजों को ये लोग धूर्त बताते थे, तो ये ही वॉज अ डफर, ठीक है। कोललन टोड, टोड को याद रखना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिखा था, टोड्स एनाल्स ऑफ राजस्थान ये बुक का नाम है। ही टू कंडेम्ड द इंडियंस, ये भी हमारे इंडियंस को बेइज्जती की। अब आते हैं विलियम विल्सन हंटर, ये था अपना पंटर। कैसे? इन्होंने लिखा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक का टाइटल का नाम ही अच्छा था, ब्रीफ, थोड़ी सी, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री भाई पढ़ते पढ़ते कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, ना जान पाओगे, ना समझ पाओगे, ना बता पाओगे, ना लिख पाओगे। तो ही रोट लाइक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही रोट 2 वॉल्यूम्स, 2 किताब। इट शोज समवट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ हिस्ट्री। इम्पार्शियल मतलब किसी भी चीज को फेवर नहीं किया, ना ही हमारे वालों को गलत बताया, ना ही ब्रिटिश वालों को सही बताया, इम्पार्शियल थे, जो जैसा था वैसा उन्होंने लिखा। सो ही वॉज अ हंटर बिकॉज ही वॉज अ पंटर। चलो अब कोलोनियल हिस्टोग्राफी, द इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो 3 फ्रेमवर्क आएंगे, एक पहला आएगा कोलोनियल, दूसरा आएगा हमारा ओरिएंटलिस्ट, और थर्ड आएंगे नेशनलिस्ट। कॉलोनियल वाले क्या बोलेंगे दोस्तों, कि जो इंडिया पे राजपाट कर रहे हैं ब्रिटिश वाले, वो सब सही है, और हिस्ट्री उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कैसे उनका ब्रिटिश राज सही है। अब इनके पूरे सेंटर में कौन है? ब्रिटेन के, मतलब लिख रहे हैं हिस्ट्री इंडिया के, लेकिन ब्रिटेन के। ओरिएंटलिस्ट क्या होंगे? ये थोड़ा मोड़ा जानना चाहेंगे इंडिया के बारे में, लेकिन अभी भी थोड़ा थॉट इनका क्लियर नहीं रहता है। हिस्ट्री लिखेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया के पास्ट के बारे में रियल में जानेंगे। और ये क्या था, इनका कुछ भी जानना का वो नहीं था, जस्ट हमारे बारे में हिस्ट्री को थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के बताना था कि भैया ये कैसे खराब थे। इनका क्या था? इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के बारे में लिखो। अब नेशनलिस्ट वो क्या थे? अब ये लिखते थे ब्रिटेन से रिलेटेड, मतलब ब्रिटेन का डोमिनेंस दिखाते थे, और इंडिया की हिस्ट्री लिखते थे। ये क्या करेंगे? इंडिया की हिस्ट्री लिखेंगे, इंडिया को ही डोमिनेट बताएंगे, और ब्रिटेन वाले कैसे खराब है वो बताएंगे। तो नेशनलिस्ट उनमें से थे, ठीक है। चलो इसे रब कर दें। मगर मजा आ रहा है दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। लेट्स सी कितने दूर तक हमारा कारवां पहुंच पाता है। मेरी कोशिश तो ये है कि आप लोग को एंटरटेन करते हुए पढ़ाते रहें। जी हाँ, अब तो मुजरा नहीं, बाकी हम लोग पूरा पढ़ाते रहेंगे। इट वॉज मेनली रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा था, और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज ने। ये क्रिश्चियन मिशनरी क्या होते हैं? जो एजुकेशन के बहाने, जो दान पुण्य के बहाने, जो हम लोग बोलते हैं गिफ्ट के बहाने, या हम लोग कुछ ऐसे अच्छा करने के बहाने क्रिश्चियनिटी प्रमोट करते हैं, वही लोग लिख रहे थे। देयर राइटिंग रिफ्लेक्टेड देयर व्यूज दैट इंडियन कल्चर हैड नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस। मतलब हमारा कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं, मतलब हम योग भी खाली फुकट कर रहे थे। सही है, इनका लिपस्टिक लगाना, इनका मेकअप करना सही था, हमारा योग पे ध्यान देना गलत था। दे रेडिकुलेटेड द इंडियन कल्चर एज परपेचुअली बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड। बहुत पीछे हैं ये, अभी कपड़े नहीं पहनते ये लोग, ठीक है। अंडर डेवलप्ड है, मतलब डेवलप होता है, एक उससे नीचे डेवलपिंग होता है, और एक होता है अंडर डेवलप। तो हम बांग्लादेश थे उनके लिए। देयर राइटिंग्स जस्टिफाइड द कॉलोनियल रूल। बोला ना, तो कैसे ब्रिटिश का रूल इंडिया के ऊपर से वो जस्टिफाई करते, उसको सही बताते थे। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक का नाम देखिए, पब्लिश बिटवीन 1922 टू 37 कॉमन एरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। तो ये क्या थे? वो लोग लिखे थे, क्रिश्चियन मिशनरी, और ये बुक का नाम था। और ये लोग क्या लिखेंगे? इंडिया एकदम दूर है, अंडर डेवलप्ड है, और अपने आप को करेक्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे उनका कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। देखिए, द मेनी यूरोपियन हिस्टोरियंस हु हैड क्यूरियोसिटी, तो बोला ना ये इंडिया के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, अबाउट कंट्रीज इन द ईस्ट आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। मतलब क्या थी? जैसे बताया था, ये यूके का आइलैंड है,
ये हमारा इंडिया है, तो इनके लिए हम लोग ईस्ट वाले हुए ना। तो ये हमको हमारे इंडोनेशिया हो गया, इसी से मलेशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब की हिस्ट्री के बारे में जब ये लोग लिखते थे, जो लोग लिखते थे उनको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, देखिए, संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज वाज कंडक्टेड बाय ओरिएंटलिस्ट। ये लोग ने क्या किया, इंग्लिश, इसी तरह से आप जर्मन, फ्रेंच, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज को संस्कृत के साथ पैरेलली पढ़ा और समझना चाहा। तो क्या पाए ये लोग, द स्टडीज रिजल्टेड इन अ परसेप्शन दैट एन इंडियन लैंग्वेज कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो पूरे इंडिया मतलब जो एशिया हम लोग बोल रहे हैं, इंडिया मतलब एशिया और यूरोप में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाने, बहुत छोटी 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 लैंग्वेज बोलते हैं ना, इनकी माँ कोई एक ही लैंग्वेज है, ठीक है। और वो माँ कौन है, इंडियन लैंग्वेज है कोई, और वो कोई और नहीं संस्कृत होगी, ठीक है। तो ये मदर है। हमारे इंडिया में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, और यूरोप में जितनी, उनकी माँ कौन है, संस्कृत है। ये किसने बताया हम लोग को, ये जब हम लोग स्टडी किए किसका, कंपैरेटिव, और ये कौन किए, ओरिएंटलिस्ट लोग। अब इनमें पहला नाम आता है हिस्टोरियंस में सर विलियम जोन्स। इन्होंने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता स्टैब्लिश किया 1784 में, और इसके यहाँ पे बंदों को हिस्ट्री पढ़ने के लिए बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे पास बैठ के हिस्ट्री पढ़ो, इंडिया के बारे में पता करो, रिसर्च करते रहो। सो चैनलाइज रिसर्च इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। एंशिएंट मतलब पुरानी, पुराने भारत की, हमारे प्राचीन भारत के बारे में। अब फ्रेडरिक मैक्स मुलर, मैक्स मुलर क्या थे, देखिए, तो वहां पे हमने बोला था कोई एक इंडियन लैंग्वेज मदर होगी, ये इंडियन लैंग्वेज कोई मदर होगी। देखिए अब मैक्स मुलर क्या बोलेंगे, ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लिटरेचर मतलब उससे रिलेटेड जो बुक्स हैं उसके बारे में। ही ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन दी जर्मन। तो हितोपदेश हमारी एक संस्कृत की बुक थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। ही पब्लिश्ड 50 वॉल्यूम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। तो ईस्ट के मतलब क्या, सैक्रेड मतलब जो प्योर हो, जो पायस हो, वैसे जो सैक्रेड होते पवित्र, वैसे ईस्ट वालों के बारे में 50 बुकें लिख दी, टोटल ऑफ 50। ही कंपाइल्ड द ऋग्वेदा इन 6 वॉल्यूम। 6 वॉल्यूम मतलब 6 ऐसी जो ऋग्वेदा थी, आप लोगों को मालूम है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें से सिर्फ ऋग्वेद को 6 वॉल्यूम में लिख दिया, ट्रांसलेट कर दिया उसे। एडवर्ड सेड, व्हाट डिड ही से, he said he had brought imperialistic interest of the orientalist historian into the light। उन्होंने क्या बोल दिया, he said very important thing, कि जो ये जो ब्रिटिश हैं, इनका एक क्या, अपना पूरा राजपाट बढ़ाने का एक तरीका है, वो तरीकों को सबके सामने लाया, और उन्होंने बताया कि इनका क्या इंटरेस्ट है, ये क्यों इंडिया में टिके पड़े, तो लोगों के नजर में ला के रख दिया इन्होंने, ठीक है। और ये भी क्या बताया दूसरा, जो कुछ लोग ओरिएंटलिस्ट थे, जो ओरिएंटलिस्ट जो इंडिया के बारे में थे, वो कुछ कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो इंपीरियलिज्म का, जो अपने राजपाट को बढ़ाने का आइडिया, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक इसको ध्यान से पढ़िए। अब नेशनलिस्टिक, नेशनलिस्टिक क्या थे, जो देश के बारे में, जो अंदर से जलते थे, जो ज्वलंत थे, जलते थे मतलब आग थी, अंगार थे वो लोग, वो देश के बारे में कुछ करना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे, आजादी चाहते थे, वो जब बुक लिखेंगे उसे बोलेंगे नेशनलिस्टिक हिस्ट्री। अब नेशनलिस्टिक मतलब क्या, ये हमारी पुरानी चीजों को बेकार बताते थे, ये हमारी पुरानी चीजों को बादशाह बताएंगे, ठीक है, एकदम बेस्ट बताएंगे। English educated Indian historians felt that we need to restore the pride in the glory of एंशियंट इंडियन कल्चर। तो इंग्लिश मतलब जो ब्रिटेन जाके पढ़े थे, वापस इंडिया में आए थे, वो बोले यार अपने को तो पोपट बताते हैं ये लोग, और हमारे बाप दादा जो बताते हैं कि इंडिया इतना ग्रेट है, ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने काम है उसको वापस से कन्वर्ट करके जो भी लैंग्वेज उसमें लाइए, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी में लाइए, और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि हम कैसे ग्रेट थे। ईंट का जवाब पत्थर से दो। Their writings are known as nationalistic historiography। जो उन्होंने लिखा था उसको बोलते हैं नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। दूसरा,
They criticize the prejudiced history of ancient India written by British officers. तो पहली बात तो स्टार्ट ही उधर से कि ये जो बंदे लिख के पहले पहुंच गए हो आगे, आप लोग जो हमारे इंडिया को बदनाम किया वो गलत लिखे हो आप लोग सब, पहले तो उनको क्रिटिसाइज किया कि एकदम गलत हो आप लोग. द इंडियन हिस्टोरियंस वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग इंडियन मासेस, मतलब पूरी की पूरी पब्लिक, जनता क्या बोलती, पब्लिक, हर पब्लिक के मुंह पे फैलाना था इनका, थ्रू देयर राइटिंग्स अबाउट द कंट्रीज रिच पास्ट, जो हमारा सोने की चिड़िया के भारत था उसके बारे में फैलाइए. नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ट्राइड टू सी द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो जो सोने की चिड़िया थी ना उसी के बारे में वापस लोगों को बताते थे. They are at times criticized for glorifying the past at length and ignoring the historical truth. मतलब कभी कभी क्या होता था, थोड़ा भावनाओं में ज्यादा कोई कोई बह गया था. अब जैसे सती हो गया, देवदासी हो गया, अब ये सब सारी चीजें खराब थी, जैसे कि हस्बैंड की डेथ हुई थी, औरत को उसकी चिता के साथ जला था, तो वो सब सारी चीजें जो थी वो उनको भी सही बताना गलत हो जाता है. तो वो लोग कभी कभी भावना में, कुछ लोग, सभी नहीं, आगे बढ़ जाते हैं और हर चीज को एकदम बेस्ट बताना शुरू कर देते हो. और हमको पता है कि हर एक 100 में से 100 चीज नहीं, एक चीज तो थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन ये लोग सब चीजों को ऊपर रखते थे, नीचे कुछ नहीं करते थे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो यही इनका एक क्रिटिसिज्म बस. अब यहाँ पे हम लोग को नाम पढ़ लेना है, जो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जो इनसे इंस्पायर्ड थे, तो महादेव गोविंद रनाड़े, जिनका नाम आप लोग MG रनाड़े भी पढ़ते हो, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, अनंत सदाशिव अटलेकर होना चाहिए ना, एक बार चेक कर लेना, भगवान लाल इंद्रजी, राधा कुमुद मुखर्जी, रमेश चंद्र मजुमदार, राजेंद्र लाल मिश्र, वासुदेव विष्णु मिराशी, विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर, द ग्रेट सावरकर, और काशी प्रसाद जायसवाल. तो काशी गए प्रसाद जी, काशी में खाए प्रसाद जायसवाल जी ने. तो इनके नाम याद रखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आते हैं द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. तो पहला हम लोग पढ़ते हैं विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, नेशनलिस्टिक राइटिंग के पार्ट था इनका. इंस्पायर्ड नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी इन महाराष्ट्र. तो इन्होंने ऐसा कुछ काम किया जिससे जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री लिखने वाले थे उनके अंदर एक जज्बा है कि अपन अपने महाराष्ट्र, अपने देश इंडिया के बारे में लिखे. तो वो अंगार था उनके अंदर, उसको आग बनाया इन्होंने. किसने? हमारे विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी ने. क्रिटिसाइज द प्रिजराइज हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर. तो इन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज किया. VK रजवाड़े, ठीक है, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, मराठ्याच्या इतिहासाची साधने. तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग मराठी इतिहास के बारे में जान चाहोगे. फाउंडेड दी भारत इतिहास संशोधक मंडल. तो ये मंडल क्या होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने. तो ही वॉज अ फाउंडर इस मंडल के. हिज व्यूज ऑन हिस्टोरियोग्राफी, क्या थे उनके व्यू? ही स्टेटेड दैट हिस्ट्री डज नॉट इंक्लूड ओनली दी स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरसीज, वॉर्स ऑफ सीजिंग पावर, कि एक राजा दूसरे राजा को कैसे हटाए, कॉन्स्पिरसी मतलब षड्यंत्र कैसे रहा, और लड़ाई के बारे में, इसके बारे में ही नहीं है. हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी, हर एक चीज के बारे में, सोसाइटी के कल्चर, रिलीजन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, फीमेल, मेल, हर एक चीज के बारे में, सिर्फ राजा के बारे में नहीं है, राजा की लड़ाई के बारे में नहीं है. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. इंपॉर्टेंट, इनके हिसाब से हमको अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए. ठीक है, वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. अब जब हम लिखेंगे तो वो सही रहेगा. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन यूजिंग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट. तो ये भी उनमें से थे, बोलते थे सही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लिखिए, क्योंकि बहुत लोग चूरन पानी देंगे या ब्रिटिश वाले की हिस्ट्री को सच मान के लिख लेंगे. तो वैसे मत, ऑथेंटिक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी से लिखिए, जो ओरिजिनल साइट है. तो ये देखिए आप मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के ये तरीके बता रहे हैं. जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे, द राइज ऑफ मराठा पावर, explained in detail the background of the rise of Maratha power. क्या ग्रेट स्टोरी थी, कभी मौका मिलेगा बताएंगे. ठीक है,
इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल प्रिपरेशन बिफोर द राइज ऑफ मराठा पावर। मतलब मराठा पावर जब आप ऊपर आए तो उसके पहले नीचे कैसा था, वो तो आगे बढ़े, देखिए हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके पहले की सोसाइटी कैसी थी, ये सब बताया था इन्होंने। कहां पे? अपनी बुक के अंदर, द राइज ऑफ मराठा पावर के अंदर। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। इनके बारे में प्रो कॉन्स दोनों पढ़ोगे आप सोसाइटी में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इनके हिसाब से इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया था 1857 में ही। जब हम लोग बोलते हैं ना कि सब लोग बोलते हैं कि म्यूटिनी हुई थी, हम लोग उस टाइम पे किए थे, थोड़ा सा से मिलिट्री लड़े थे, लेकिन ये बोलते नहीं, ये पहली इंडिपेंडेंस की वॉर थी हमारी इंडिया की। इंडियंस वेर इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इंस्पायर किया कि लड़ो। दूसरा, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी गेन्ड मोमेंटम एंड इंस्पायर्ड रीजनल हिस्टोरीज टू। आप बोले कि देखिए देश का इतिहास तो लिखेंगे ही, लेकिन छोटी छोटी जगहें जो है, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक की जो अपनी खुद की हिस्ट्री है, उसको भी लिखिए, लोगों के सामने लाइए और एक मजरूम बनाइए, हम लोग आगे बढ़े। अगेन इंस्पायर्ड बाय वीडी सावरकर। गोविंद सखरन सरदेशी, ठीक है। अब इन्होंने क्या, मराठी रियासत के बाद जो इनकी बुक है वो लिखी। ही पब्लिश सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री, बहुत सारी बुकें लिखाई इन्होंने। पीपल स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज, क्योंकि रियासत था बुक का नाम, तो रियासतकार, ठीक है, रियासतकार इनकी, लोग इनको बुलाने लगे थे। आगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है दोस्तों, जहां पे हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया में क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है कि स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा फील नीड टू राइट हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, साइंसेज, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। चार चीजों के बारे में, पहला तो कम्युनिटीज, दूसरा साइंस, तीसरा इकोनॉमी और चौथा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये सब के बारे में हमको हिस्ट्री लिखना चाहिए, ऐसा उनको लगा। तो अब चेंज होगा ना, क्योंकि अब पहले क्या था, आपको आजाद होने के लिए जो जो सारी चीज जरूरी वही लिख रहे थे। अब क्या सोचने कि अब हमको हिस्ट्री लिखनी है, खुले हाथों से, खुले बाहों से, खुले विचार से लिखना है। तो पहला आया मार्क्सिस्ट, द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट। और इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले लेक्चर में बोला था, मार्क्सिस्ट क्या होते हैं, जो लिटरली ये फील करते हैं कि सोसाइटी में हैव्स होंगे, हैव नॉट्स होंगे, हैव्स वाले के पास सारी चीज़ें हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हैव नॉट के पास कुछ भी नहीं है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो हमेशा हैव वाले हैव नॉट वालों को तड़पाते हैं, उनको चूसते हैं और उनसे पैसा, जो भी उनके पास सारी चीज़ें वो लेते रहते हैं। तो इसलिए हमेशा क्लास स्ट्रगल के बारे में बोला था इन्होंने, ठीक है। राइटिंग्स हिस्टोरियन फोकस्ड ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में बोला था कि रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, क्या वो अवेलेबल है गरीब के पास, तो इसी सारी चीजों से। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से तरीकों से वो कमाया जा सकता है। एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि वर्कर्स का अपने मालिक के साथ कैसा रिलेशन है। देयर प्राइम फोकस वॉज टू एनालाइज एंड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑन पीपल। पानीपत की लड़ाई हुई तो उसमें पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल जब आए थे तो इसका पीपल पे इम्पैक्ट क्या हुआ, हर एक चीज के बारे में इम्पैक्ट पीपल पे क्या हुआ, ऐसा पढ़ना था। दे स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। ट्रांजिशन मतलब क्या, कास्ट चार होते हैं आप लोग के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनका स्टेटस टाइम द टाइम जो था, ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस, क्षत्रिय का इन्फ्लुएंस, वैश्य या शूद्र का इन्फ्लुएंस बढ़ा या घटा, और इसमें एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन था, ये सब बारे में पता करना। अब इसमें आता है कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे फाउंडेड द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिए, रोट अ बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये बुक का नाम था, विच बिकेम अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। तो लोग इसको फॉलो करके, और कि कैसे लिखा जा सकता है किताब, अगर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बात किया जाए उसमें। तो इंडियन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, तो इसमें चार नाम आएंगे आपके। पहला दामोदर धर्मानंद कोशंबी, दूसरा कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, थर्ड कॉमरेड शरद पाटिल, फोर्थ राम शरण शर्मा। तो ये चार लोग जो थे मार्क्सिस्ट, ये लोग को तरीका किसने बताया था, सबको एक तरीका रास्ता किसने दिखाया था, हमारे डांगे साहब जी ने।
और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक चीज का इंपैक्ट पीपल पे क्या होता है वो बताना था। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सबअल्टर्न हिस्ट्री। सबअल्टर्न मतलब क्या होता है गाइस? दबे कुचलों का इतिहास। जो लोग सप्रेस किए गए थे वो लोग जब हिस्ट्री लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसके बारे में ये बात होगी। द सीड्स ऑफ सबल्टन हिस्ट्री आर फाउंडेड इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। बिकॉज हर एक इवेंट का इम्पैक्ट पीपल पे क्या होगा यही पता करना था ना, तो इसी में हम लोग जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो भी तो इंक्लूड हो जाएंगे। तो मार्क्सिस्ट में ही इसके 20 थे। तो मार्क्सिस्ट वाले जब आगे बढ़ के जाए, जैसे कि लोग लिखते थे कि हर एक एंगल को पीपल पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो इनमें आए जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो शूद्र थे, जो वैसे लोग थे या फिर जिनको दबाया गया था, वो लोग भी लिखना शुरू किए और वो लोग अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू किए। Subaltern history is the history of people who are considered as the बॉटम मोस्ट रैंक, जो सबसे नीचे होते हैं सोसाइटी में, उनकी जब हिस्ट्री लिखी जाए, उनके बारे में जब हिस्ट्री लिखी जाए और वो जब खुद हिस्ट्री लिखे तो उसको बोलते हैं हम लोग सबल्टर्न हिस्ट्री। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक। इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी, ये इंपॉर्टेंट है, आपके फिल्म ब्लैंक्स में आता है, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग दिस आइडिया। तो क्या बोलते हैं, देखिए हिस्ट्री ना हमेशा जो ऊपर के लोग होते हैं वही लिखते हैं, तो उनके हिसाब से तो सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया है, वो कुछ और ही आइडिया बताएंगे और ही थॉट। जब नीचे वाले लिखेंगे तो ये बताएंगे खाने पीने के क्या वांदे थे, रास्ते कैसे थे, तो ये यहाँ से तो बोलते हैं यहाँ से हिस्ट्री शुरू होनी चाहिए, फिर कुछ और ऊपर वाले लोग लिखने चाहिए, फिर उससे ऊपर वाले लोग लिखने चाहिए, और फिर फाइनली कोई और लोग भी लिखने चाहिए। लेकिन स्टार्ट यहीं से होना चाहिए कि लोग जो लोअर लोग थे उनके साथ क्या हो रहा था। Ranjit Guha played an important role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography। तो देखो इंडिया में रंजीत गुहा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया था? इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी ने। महात्मा फुले drew attention to the exploitation of women, Shudras and Atishudras under the pretext of religion in his book गुलामगिरी। उन्होंने क्या बताया कि रिलीजन के नाम पे कैसे औरतों को, जो वुमेन है, शूद्र शूद्र और अति शूद्र, जो उनसे भी बेकार पोजीशन में है, ठीक है, शूद्र एंड अति शूद्र, तो ये तीनों का रिलीजन के नाम पे कैसे खराबी की गई या इनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ये इन्होंने बुक में लिखा। अपने बुक का नाम था गुलामगिरी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगेन इन हिज 2 वॉल्यूम्स हु वेयर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, तो पहली बुक ये, दूसरी बुक ये, wrote about injustice done to the Dalits and their significant role in shaping the cultural and political aspects of India। तो पहली बात तो जो इंडिया में डेवलपमेंट था कि उनके पास्ट में दलित्स के ऊपर कैसे उनको कुएं का पानी नहीं पीने नहीं दिया जाता था, उनको वो रास्तों से चलने नहीं दिया जाता था जहाँ पे ऊपर की सोसाइटी, ऊपर के कास्ट लोग जाते थे, और फिर उनको मूसाहार बोलना, हरिजन बोलना, फिर इसी तरह से चमार बोलना, दलित बोलना, ये सब कैसे खराब था। तो ये सब उन्होंने बहुत बेकार कंडीशन जो दलित की थी उन्होंने ये अपने बुक में लिखी थी, दी अनटचेबल एंड हु वेयर दी शूद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों के बारे में लिखे और औरतें जब हिस्ट्री लिखें। चैलेंजेस फेस्ड बाय फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस, क्या चैलेंज था पहले उनको हिस्ट्री लिखने में? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम male scholars were involved in the writing of Indian history, hence the role and the achievement of women in history remained neglected। तो इसमें क्या था, जब मेल लिखेगा तो वो बड़ी बड़ी बातें या मेल से रिलेटेड या राजा से रिलेटेड ही बातें करेगा, लेकिन एक फीमेल कैसे सोसाइटी में उस टाइम पे काम कर रही थी, एक रानी का रोल कैसा था, ये सब कहीं ना कहीं गाइस, आप लोग ऐसे मत बोलिए कि अरे सर होता होगा, लेकिन क्या होता, नेग्लेक्ट होता था, उसको बहुत अच्छे से नहीं बताया जाता था। रजिया सुल्ताना जैसे एक लेडीज थी, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं जाता था। टू हाईलाइट दिस फैक्ट बिकेम द मेजर टास्क ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोरियन। तो जो औरतें थी या जो फेमिनिस्ट साइकोलॉजी या फेमिनिस्ट जो औरतों को बढ़ावा देने वाले जैसे लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय थे, भले वो मेल थे, जैसे बोलते हैं ना एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह से इंडिया में इस औरतों को ऊपर उठाने के पीछे मर्दों का ही हाथ था। तो हमारे इंडिया में मेल है, नो डाउट, हमारा पैट्रियट मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि पैट्रियार्की थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि मेल एकदम खराब थे।
ठीक है। तो उन्होंने भी बढ़ावा दिया, जो फेमिनिस्ट लोग को, कि आप भी लिखिए अपने बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, औरतों को मोटिवेट करिए। तो मेल थे, तो उनमें एक जो नाम आता है वो सबसे पहले आता है राजा राम मोहन रॉय जी ने। तो ये सब क्या थे, बढ़ावा देते थे। इट वॉज daunting task to compile and study the historical writings of women, क्योंकि देखिए आज से नहीं है कि अभी 200 साल पहले हिस्ट्री में सिर्फ उनका नाम नहीं है, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था उससे कई साल पहले से हिस्ट्री जो ना वो मेल ही लिख रहा है। तो वो लोग बेचारे जानते भी नहीं थे कि ऐसे कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि औरतों को भी अपनी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो वो लोग सिर्फ ना मेल से रिलेटेड, मेल की फाइट से रिलेटेड, किंगडम से रिलेटेड, किंग से रिलेटेड लिख रहे थे वो लोग। अब इनके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या हो गया कि फीमेल के बारे में एग्जैक्ट बातें कहाँ से करें हम लोग, क्योंकि हम लोग को उनकी अचीवमेंट या उनकी हम लोग के लॉसेस ये बताने का कोई बुक में लिखा रहेगा तभी ना बता पाएंगे। लेकिन उस टाइम की बुक कौन लिख रहे थे, मेल, तो उसमें वो लोग ने फीमेल का मेंशन नहीं किया। तो इनके पास बहुत बड़ा एक बोलते ना डायलेमा आ गया था, कहाँ से लाएं ये सब। तो डॉन्टिंग टास्क था, एक बोलते ना टफ टास्क था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू रीथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन दी हिस्ट्री। तो वापस से देखना है हम लोग को कि क्या औरतें एकदम इंपॉर्टेंट नहीं थी या इंपॉर्टेंट थी। इस हिसाब से सारी चीजों को अरेंज करके बताइए कौन से एरा में थी, कौन से एरा में नहीं इंपॉर्टेंट थी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, इसमें 4 नाम आएंगे। ताराबाई शिंदे, इनकी बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, मेल फीमेल कंपैरिजन, पब्लिश इन 1882 एंड एक्नॉलेज्ड एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। फर्स्ट फेमिनिस्ट मतलब जो औरतों के बारे में लिखता है, औरतों के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखता है, और एक औरत द्वारा लिखा गया था। अटैक प्रिवलेंट मेल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो मेल का जो डोमिनेशन है उसके बारे में, और कास्ट सिस्टम, क्योंकि देखिए जो कास्ट में हम लोग बोलते हैं शूद्र की जो प्रॉब्लम है, उसमें जो फीमेल है उनकी और प्रॉब्लम है, तो और कई गुना उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। दूसरा आता है पंडिता रमाबाई, इनकी बुक का नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ वुमेन, पब्लिश्ड इन 1988। तो 82 6 साल बाद। थर्ड आते हैं मीरा कोशंबी, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ये बुक का नाम है, फेमिनिस्ट एसे इन द सोशल हिस्ट्री। पहला रोट ऐसे मतलब बहुत ज्यादा लिखा था, ऑन लाइफ्स ऑफ पंडिता रमाबाई, पंडित रमाबाई ये। दूसरा डॉक्टर रुखमाबाई, तो दूसरा नाम आप लोग याद रखना, रुखमाबाई के बारे में भी लिखा था। राइटिंग्स अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। तो मैंने बोला ना शूद्र जो थी, जो दलित थे, तो मेल का तो दिक्कत था, लेकिन अगर उसमें फीमेल, तो वो जो बोलते ना फीमेल को लेटे घर में रहो, चूल्हा चौका करो, उनकी दिक्कत और ज्यादा थी। सब में फीमेल की दिक्कत थी, ब्राह्मण में भी थी, क्षत्रिय में भी थी, शूद्र में भी थी, और सब में थी, वैश्य में भी थी। लेकिन क्या बोल रहे हैं, फीमेल है तो उनकी दिक्कत और बढ़ जाती थी। तो उन्होंने किसके बारे में बताया, दलित वुमन, लेकिन किसमें, महाराष्ट्र के बारे में लिखा था। किसने, मीरा कोसंबी ने। लास्ट है डॉक्टर शर्मिला रेगे, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग ऑफ दलित वुमेन्स टेस्टिमनीज। द बुक कंटेन्स एसेज ऑन, ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे है, ऑन दी ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। ऑटोबायोग्राफी मतलब जो दलित औरतें वो खुद से खुद के बारे में, मतलब उन्होंने जो भी लिखा है या उनकी जो ओरल बातें थी जो उन्होंने बताया था उनके साथ क्या क्या हुआ है उसके बारे में लिखना था। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थर्ड पार्ट होगा हमारा अप्लाइड हिस्ट्री। अगर आपको ये सारा लेक्चर कंटेंट मज़ेदार एकदम जब बोलते हैं ना कि बेहतरीन लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।